अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अदबकारियां। अब मुझे ये बताओ कि जिंदगी में किसी को मारा हो? ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। एक ऑब्वियस है, तुमने पहले ही अंदाजा लगा लिया कि हमारा लोग बंदे मारती है। वो एक तंग करता था। वो अकेडमी में एक बॉय था। भी ऐसा है। हमारा तो वो मैं बड़ी कॉन्फिडेंट सी थी, तो वो ब्लड से कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ। अच्छा किया तुमने, आई टोटली एग्री विद यू। मैंने खुद ही लोगों को मारे काफी ऐसे तो तुम्हें तो मारना चाहिए। मुझे तब मुझे यही समझ आई तब तो। अच्छा आपने कभी किसको तंग किया? बहुत तंग किए बंदा, मैं तो पता नहीं बहुत तंग किया मैंने। और मुझे वो शर्मिंदगी होती है, मुझे भी बहुत फख्र नहीं है अपनी इस बात है, लेकिन अपने स्कूल में मैं बहुत ज्यादा शिद्दत पसंद है हमारा। हाँ मैं थी इनिशियली में शिद्दत पसंद थी। सभी ने रिश्तों में ताल्लुकात में सबसे ज्यादा शर्मिंदा कब हुई? बेस्ट शर्मिंदगी एवर। इसका अच्छा जवाब मिलने वाला है। नहीं, अब मुझे थोड़ा सा समझ आया कि शिद्दत पसंदी की वजह से ना थोड़ा सा आप चाहे आप मोहब्बत करो लेकिन आप सफोकेट करो। स्टोरी टेलिंग सेशन था और मेरा स्पीकर नहीं था और एक फेमस है। अच्छा वाह वाह, मुझे नहीं पता ऐसे पता है। वो वाला हिसाब नहीं है कि उसकी बात रहने दो, उसको प्यार वैसे जब किसी से हो जाए तो इंसान हो जाए, ऐसी कोई चीज नहीं है। आपकी किसी भी चीज से इमोशनल अटैच, ठीक है? अच्छा, आप एक स्टेज में आप इमोशनली अटैच हो, अगर आप डिटैच हो रहे हैं मतलब आप रो रहे हैं। मेरा फेवरेट शायर मैं नहीं बता सकती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अदबकारियां। मैं हूं दानिया खान। मैं सब हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद ही है। जी जी। और आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, बहुत वर्सेटाइल बंदी है, बहुत डिफरेंट फील्ड्स में काम करी है और बहुत एनर्जेटिक है। द थिंग आई लव मोस्ट अबाउट अमारा शाह कि ये बहुत एनर्जेटिक है और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि बच्चों की नीश में बहुत कम लोग होते हैं जो इस नीश में आते हैं, इसमें काम करते हैं, क्योंकि लोग ज्यादा फेम या प्रॉफिट के पीछे जाते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि वो अदबकारियां का जो सारा है ना कि हम सारे फॉर्म ऑफ आर्ट को केटर कर रहे हैं। बिल्कुल, वो आज तो एक बिल्कुल वो है। उसमें एक नई डाइवर्सिटी आप लोगों के लिए है और हमारे से बात करते हैं। वेलकम टू द शो हमारा। थैंक यू। अच्छा तो बताओ कितना बुरा लग रहा है आपको शो में आके? अभी तक ज्यादा नहीं, थोड़ी देर तक लग जाएगा। सही सही है। तो किस तरह ये ख्याल आया बच्चों के, पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं फिर बाकी चीजों के बाद में, कि किस तरह ख्याल आया कि बच्चों की नीश में काम किया जाए? काम नहीं हो रहा था तो फिर ख्याल आया कि कर लिया जाए। गुड। इसमें तो कोई फेम भी नहीं है, ये क्यों आपने सोचा? ये तो आपको अब लग रहा है ना। अच्छा अच्छा। असल में बात ये है कि चीज़ें काफ़ी सारी हैं। जैसे कि सपोज जैसे मेरे पास मेरी बहुत अच्छी आवाज़ है तो मैं सिंगिंग फील्ड में भी जा सकती थी और बहुत सारे फील्ड हैं। मैंने अपना मास्टर्स एक एजुकेशन पूरी कंप्लीट साइड का था। एमफिल मैंने अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में किया, तो बहुत सारी ऑप्शंस थी मेरे पास। लिखती भी माशाल्लाह अच्छा हो। हाँ, तो पोइट्री थी, पोइट्री भी बहुत ज़्यादा मुझे, यानी ये वो सारी चीज़ें जो मुझे पसंद थी और इनमें मुझे एक्सेलेंस ली जा सकती थी। लेकिन एक चीज़ जो मुझे खुद से मेरे अंदर के बच्चे को जगाए रखती थी वो बच्चों के साथ काम था। तो मुझे उसमें एक तो पर्सनली मज़ा भी बहुत आता था कि मैं बच्चों के साथ काम करूँ। आपको बहुत फॉर्मल, बहुत मेकअप, बहुत ज़्यादा उस तरह नहीं रहना पड़ता और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, दिमाग यूज़ होता है, तो दिमाग तो कर ले बंदा बच्चों के लिए। आपको आपने सोचा कि इस फील्ड में कोई मद्दे मुकाबिल है ही नहीं, इसमें जा सकते इस फील्ड में उमैरा अहमद है, बहुत अच्छा काम करी हैं। इसके अलावा गुड बुक्स वाले हैं। मतलब मुझे फील्ड में आके पता भी लगा कि बहुत लोग बहुत अच्छा काम करें, लेकिन फिर मुझे ये भी पता लगा कि किस तरह मैं अपना काम उनसे, मेरा काम को डिफरेंशिएट उससे किया जा सकता है। तो काम उस तरह से तो वाकई नहीं हो रहा कि आप कहें प्रॉपर इंडस्ट्री है, लेकिन ये है कि इसमें बहुत स्पेस थी, काम किया जा सकता, क्रिएटिव इनपुट दिया जा सकता था और आप अपना क्रिएटिव फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं। आपको कम क्रिटिसिज्म भी आपको इतना ज़्यादा नहीं था। अलबत्ता ऐसे बहुत सारे लोग थे, जब मैं छोटी थी तो उनके काम को मैं लुकअप करती थी, तो फिर उनको मैं फॉलो ज़रूर करती थी। जैसे खालिद अनम है, बसारत काजिम है,
जबरदस्त। तो बच्चे हवास में सवार नहीं होते, मेरे तो 2 हैं, मुझसे 2 ही नहीं संभाले जाते। अपने क्या बच्चे तो करती? किसी से भी नहीं संभालते। किसी के बच्चे संभालती हैं आप? बच्चे मैं संभालती नहीं हूँ। इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेरे काम को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मुझसे लोग कहने लगे कि आप एमफिल करके अब बेबी सिटिंग कर रही हैं, ठीक है। तो ये मैं कोई ग्लोरीफाइड नैनी नहीं हूँ बच्चों की। इस काम में एक्चुअली ये है कि आपको अपने एजुकेशनल मोड को सिर्फ और सिर्फ कंडेंस करके बच्चों के लेवल पे, आप वही लेक्चरर ही हैं, आप वही एजुकेशनिस्ट ही हैं, आप क्लास में पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन जस्ट ये कि आपको पता है कि आप टीचर हैं, बच्चों को लग रहा है वो खेल रहे हैं। आपने बच्चों को उनकी जो एंजाइटी है उसको एक्टिवेट नहीं करना। बच्चों को तो जैसे फॉर एग्जांपल देयर वाज दिस किड, उसका नया नया स्कूल स्टार्ट हुआ और वो बहुत ज्यादा एंशियस था टीचर्स की। मैंने उसकी अम्मी को कहा कि आपने इसको नहीं कहना कि मैं इसकी टीचर हूँ, डोंट टेल देम मैं उनकी टीचर। और ग्रेजुअली मैंने उसके बिहेवियर में बहुत चेंज देखा कि ही गॉट अटैच्ड टू दोस सेशंस सो मच कि वो इतना एक्टिव रहने लग गया था। और उसकी अम्मा बस यही कहती थी कि सिर्फ एजुकेशन ही है, लेकिन इसका मोड डिफरेंट है, जिसकी वजह से इसका रिस्पॉन्स कितना अच्छा टुवर्ड्स एजुकेशन। आज कोई बड़ी ऑफर हो जाती है हमारे साथ को, बड़ी फिल्म की, ड्रामा की, हमारे साथ छोड़ देंगे अपना काम? नहीं, मैं पैसे लेके इस काम में लगा दूंगी। वो करेगी? मुझे नहीं पता। अगर टाइम की बात है ना, कि अगर वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, अगर मुझे डिस्ट्रैक्टिंग है, जैसे ऐसे बहुत मुझे कोई कह दे कराची जाना है, यूके जाना है, ठीक है, तो वो तो मैं नहीं चाहती। आप गई, आप हिट हो गई और आपकी डिमांड बढ़ गई, फिर किस चीज की डिमांड? मतलब आपकी डिमांड उस काम की है, सपोज एक्टिंग की बात कर लेते हैं। हाँ, आपको एक ऑफर हुई, आपने रोल किया। मैंने ये कई दफा सोची है बात। अच्छा। कि अगर मुझे कि अगर मैं इस तरह जाती हूँ या शोबिज़ साइड पर निकलती हूँ या इवन सिंगिंग के अंदर, ठीक है, जैसे मैं अपना कभी पोर्टफोलियो शेयर करती हूँ तो मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो अगर वो हो भी जाती है तो आई डोंट माइंड। अगर वो देखो, ये वो चीज है जो दिल से निकलती है, आप इसको कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग कुछ अर्सा जॉब करते हैं और उसके बाद वो इवेंचुअली अपने पैशन को फॉलो करते हैं। तो मैंने अपना पैशन फाइंड आउट किया, और ये नहीं है कि मैं चाहे यंग, ये ऐसा नहीं होगा कि हम 2 साल बाद ये चला लेंगे कि यार ये क्लिप देखें 2 साल पहले हमारे साथ ने क्या कहा था, आज तो ये बच्चों के लिए कोई काम नहीं कर मुझे ये नहीं पता कि बच्चों के लिए मैं काम कर रही हूँ या नहीं। ये हो सकता है कि मैं ऐसे ट्रेनर, मतलब मैं ट्रेन कर जाऊँ ऐसे लोगों को, सिस्टम डेवलप कर लो। हाँ, ऐसे जैसे कहो कहानी है, अभी से मेरा ब्रांड जो मैंने लॉन्च किया बच्चों के काम के लिए, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम बच्चों को स्टोरी टेलिंग करते हैं, पपेट शो सुनाते हैं, ठीक है, पपेट शो के लिए परफॉर्म करते हैं। और अब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अपने ही कंटेंट की बुक आ रही है, ठीक है। अब इसमें ये है कि बुक्स आर ऑलवेज देयर, बुक्स, ठीक है, बुक्स मुझे लिखना, बुक्स एक ऐसी चीज है जो मैं अपने रूम में बैठ के अपनी चाय पीती रहूँ, अपना काम शाम दूसरा भी करती रहूँ। तो बुक्स को मैंने एक स्टोरी लिखी है, मैं अगली स्टोरी पे काम कर रही होती हूँ, मेरे आर्टिस्ट मेरी स्टोरी के ऊपर आर्ट बना रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ये इतना कंफर्ट जोन वाला काम है, तो आई थिंक ये काम तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ श्योर, ये तो। और एक हाँ, ये इसका कवर है। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि मैं कभी भी बुक्स लिखना ही नहीं चाहती थी एक्चुअली। अच्छा, हाँ, नफरत थी आपको बुक से? नहीं, मुझे नफरत नहीं थी बुक से, मुझे हमेशा से प्यार है, मुझे किताबों की खुशबू से हमेशा से प्यार है। मैं बहुत ज्यादा बुक लवर हूँ, तब भी जब मुझे किताब पढ़ना नहीं आती थी। ये भी एक टाइम था, और ये बहुत ज्यादा पुराना टाइम नहीं है। मैंने BA में किताब पढ़ना प्रॉपर पूरी किताब मुकम्मल करना सीखा था। हाँ, तो मैं बनाना चाहती थी मूवी, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर फिर मैंने सर्च किया, क्योंकि मुझे उर्दू में बनानी थी और मैं बड़ी इंस्पायर हो रही थी। अच्छा, बच्चों के लिए काम होना शुरू हुआ। लेकिन अच्छा, अब जब आप कोई रिसर्च करते हैं या कोई चीज बनाते हैं तो आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने देखा पाकिस्तान में मूवीज कौन सी बन रही है, आई वाज शॉक्ड, इतना लो क्वालिटी कंटेंट, उसके अंदर तू है यार, तू इस तरह करके हम नहीं बात करना, हम नहीं चाहते हमारे बच्चे ऐसे बोलें, ठीक है। एक बड़े होके वो एक चीज, आप उसके कल्चर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक डिसेंसी होती है, बच्चों के अंदर एक मासूमियत का एलिमेंट होना चाहिए। उन मूवीज में मुझे ये मासूमियत का एलिमेंट नहीं, बच्चों के कंटेंट की बात मैं बताना चाह रही हूँ, जो मौजूदा पाकिस्तान में कंटेंट पैदा हो रहा है, ठीक है। मैं उसका मतलब नाम नहीं लेना, गिने चुने सबको ही पता है कौन से, ठीक है। अच्छा, अब वो देख के मैंने कहा कि शुरू कहाँ से करें, अगर मूवी की बात करते हैं, ठीक है, तो शुरू कहाँ से करें। अच्छा, फिर स्टोरी, चलो स्टोरी एक मेरे पास थी। अच्छा, उस स्टोरी को फिर इतने क्रिटिसाइज उसको करवाया लोगों से कि मुझे बताएं इसमें क्या और ऐड किया जा सकता है, कि उस स्टोरी की शक्ल बदल गई। अच्छा, वहां मैंने एक्सप्लोर किया कि स्टोरी लिखने का अमल कितना खूबसूरत है। तो मैंने कहा मूवी बाद में बन जाएगी बेसिकली, और बाद में मैं नहीं कर रही होंगी असल में ये काम, बाद में मैं शायद मैं मूवी ही बना रही होंगी, लेकिन किताबें एक दफा जम के जरूर लिखूंगी, ताकि मैं पीछे मुड़ के देखूं, या मेरे अलावा अगर कोई
कोई और ये भी इसका नीट कवर नहीं है। हाँ नजर आ हाँ, रहा है। इसका कवर वैसे अब एडिट भी हो रहा है। गजरुका की कहानी पहले था, अब गजरुका का सवाल हो गया है। तो फिर इंशाल्लाह ये है कि जो बुक्स हैं, अब अगर कोई भी जैसे मैंने जब देखा कंटेंट की तलाश में, तो मुझे लगा कि बच्चे अपडेट हो चुके हैं और बच्चों का जो कंटेंट है वो पीछे कहीं रह बिल्कुल गया। ऑब्सोलीट रह गया, बिल्कुल सही अब बात है। बच्चों के हाथ में अगर मोबाइल फोन है और उनको इंस्टाग्राम और फेसबुक का पता है, तो उनकी असलम की कहानी, असलम स्कूल गया वाली कहानी के अंदर कहीं इंस्टाग्राम, मैं तो सोचती एक कहानी का नाम होना चाहिए दादी माँ का इंस्टाग्राम। हमने सिखाया ना अपने बड़ों को कि बिल्कुल, आपने भी बिल्कुल फेसबुक यूज करना। मेरी अम्मी पूछ रही थी अच्छा इसको क्या करना है, इस ऑप्शन को क्या करना है। तो इस तरह की स्टोरीज होनी चाहिए, बच्चे रिलेट कर सके, बिल्कुल। क्योंकि काइंडनेस एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर एल्डर्स, वो भी उसका भी एक ताल्लुक यहाँ से बिल्कुल create- बिल्कुल। कितना कमा लेती जी कितना कमा लेती इस काम से? फिलहाल तो लगा ही जा रहे हैं। इसके अंदर बड़ी मजे की बात ये कि मुझे पता होता कि इस पे कितना खर्चा आएगा तो मैं शायद कभी भी ना ये शुरू करती। लेकिन विद प्लेजर, डूइंग इट विद सो मच प्लेजर, बिकॉज आई एम रियली हैप्पी विद द टीम आई हैव। Good. और पैशन भी है ना इतने तुम्हारा। हाँ इतने मैं दानिया आपको बताती हूँ कि जब स्टार्ट मैंने काम किया, मुझे नहीं लगता था कि मुझे इतना मुश्किल होगा। अच्छा, बच्चों का काम है, बच्चों वाला काम नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आपने क्या करना है, आपने आर्ट कमीशन कराना है। आपने कहानी लिख ली, ठीक है, जब कहानी तक तो कंट्रोल आप है। अब आपने आर्ट कमीशन कराना है, आपने खुद का डिजाइन है, आपके माइंड में आप अपने बॉस हैं, आप जितना मर्जी क्रिएटिव सोचें। अब वो जिसको आपने आगे से हायर करना है, आपने उसको समझाना है कि मैं इतना सोच चुका हूँ, अब इसको तुमने डिजाइन में पुट करना है। वहां पे फिर लड़ाइयाँ भी होती है, फिर वो भाग भी जाते हैं, फिर वो नाराज भी हो जाते हैं, फिर हमें समझ नहीं आ रही थी शुरू में ना। अच्छा, उसके बाद आई मेट दिस ब्यूटीफुल लेडी मरियम अरकम। मैं उसका इतने एहतराम से उसका जिक्र करती हूँ मरियम का, कि उसने जब इसका मरियम ने सिर्फ ना ऐसे ही रफली मुझे 2 ड्राइंग्स बना के भेजी। मैंने कहा ये है मेरी आर्टिस्ट, ठीक है। मतलब और कितने बहुत मतलब इट्स आई थिंक अबव 50 लोगों से मैं मिली जो खुद को आर्टिस्ट कहते थे। और ऑफ कोर्स आर्टिस्ट कहने से कोई आर्टिस्ट नहीं होता। फिर सो मेनी पीपल फ्रॉम दीज आर्ट स्कूल्स। तो मैंने देखा है कि आर्ट जो है ना, ये स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा सकता, ये सोल्स के अंदर होता है। बिल्कुल इनेट चीज होती है। सेकेंडली फिर हर बंदे से लाजमी भी होता है कि हमारे आइडियाज उस तक प्रॉपर्ली पोर्ट्रे हो रहे हो और वो उनको ट्रांसलेट भी कर और पा इसमें रहा आर्टिस्ट भी समटाइम्स गलत नहीं होता। हाँ। इसमें ये होता है कि आपका और एक एडिटर का, डायरेक्टर का और आर्टिस्ट का आपस में कितना सिंक्रोनिसिटी कैसे डेवलप होती है। तो फिर वो मरियम मुझे मिली और उन्होंने फिर इसके ऊपर इसका स्टोरी बोर्ड बनाया। I was very happy after like hunt of 2 years I was very happy। और मरियम ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पर हमें टाइपोग्राफिक एलिमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। यानी कि उर्दू हर बच्चा देखिए, अगर बड़ा बच्चा पढ़ पा रहा है उर्दू की किताब और छोटा नहीं पढ़ पा रहा, ठीक है, तो वो इन एलिमेंट्स को देख के, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो अब ये है खूब खूब खुरपे की आवाज, ठीक है। ये ओनोमेटोपिया जो होता है ना, ठीक है, जो इंग्लिश में आपके जैसे सिजल सिजल, ठीक है, हश हश की जो आवाज होती है। अब मैंने उर्दू में ये क्रिएट की नहीं थी ये, नहीं है। अच्छा, मैंने ये खुरपे की आवाज खूब खूब क्रिएट की और उसके बाद देखो ये इसकी देखे आप गूंज का इफेक्ट आ रहा है ना, ठीक है। इसी तरह ये एक बच्चा जो है वो आगे ना रोने शुरू। अच्छा, ये देखें, ये गाजर दादा जो है ये जोर से कह रहे हैं, उनकी आवाज कि मट्टी खोदना बंद करो, ऐसे कह रहे हैं। अब आप सिर्फ और सिर्फ इस टेक्स्ट को देखो तो आपको फील होगा कि ये कोई आवाज जा रही है। तो मुझे इस चीज में फिर मजा आया। ये काम साविश का है, टाइपोग्राफिक एलिमेंट साविश रहमान, ही इज सच एन अमेजिंग आर्टिस्ट। ये शायद मेरी नॉलेज के मुताबिक शायद उर्दू में पहली दफा इस्तेमाल। हाँ बिल्कुल, हमने नहीं देखी क्योंकि मैं अभियान वगैरह के लिए ढूंढती हूँ किताबें और तुम सोच नहीं सकते कि कितनी खबारी काटती हूँ। उर्दू में तो आज तक मुझे कोई किताब मिली ही नहीं। अंग्रेजी में फिर भी बंदा ऑनलाइन कहीं से ऑर्डर कर लेता है, लेकिन उर्दू में तो है ही नहीं कोई कंटेंट जो एग्जिस्ट करता हो जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट। वही तुम्हारी वाली बात है, असलम स्कूल गया, इस तरह इतनी बोरिंग बातें होती है उसमें कि आप बच्चे को नहीं कह सकते। नाम ही बोरिंग है ना। नाम बोरिंग, देखो ना कि नाम भी चेंज हो गया टाइम के साथ, ठीक है। अब हम वो नाम रखते हैं जो नहीं, पहले अक्सर हमने भी नहीं सुने होते हैं पहले। फिर आप फिरोजशंस पे जाएं, आपको इतनी सी मतलब छोटी सी जगह के ऊपर आपको इतना ही है, मतलब टोटल यही कंटेंट है उर्दू में। मार्केट का कंप्लीट कंटेंट आपको एक दुकान पर पड़ा मिल सकता है, ठीक है। तो और उसमें फिर डाइवर्सिटी, वैरायटी, जब बच्चों की इतनी वैरायटी है तो फिर किताबों की, उनके कंटेंट की, उनके स्टाइल की वैरायटी होनी चाहिए। फिर लोकल लैंग्वेज में नहीं होगी तो उर्दू जुबान से खिदत कैसे डेवलप। बिल्कुल, ये तुम्हारी बात मुझे बहुत पसंद है कि उर्दू अंडररेटेड होती जा रही है। हम ही कर रहे हैं ना उसको अंडररेट।
तो अगर हम उसके अंदर अच्छा कंटेंट देंगे तो पढ़ने वाले भी होंगे, हम देंगे ही नहीं तो कौन अच्छा मवाद कहें ना आप, पढ़ेगा? कंटेंट क्यों हाँ, कहें? अच्छा मवाद। नहीं, ये वैसे मेरी खुद की जुबान के अंदर कितने ज्यादा इंग्लिश के अल्फाज जो है वो आ चुके हैं, तो ये हमारे साथ भी हो रहा है। ऑफ कोर्स आप देखिए कि इतने गैर महसूस तरीके से हो रहा है वाह, कि गैर आपको महसूस। आपको अंदाजा भी नहीं होता कि आप कितना ज्यादा जो है वो हाँ। इंग्लिश, अब वो किसी चैनल पे जाएं, जो टीवी चैनल्स होते हैं उन पे जाए ना, तो वो बता रहे होते हैं कि इसको आप ना आप जरा उर्दू में इसको जरा उर्दू में बोलें। हालांकि और मैं उर्दू ही बोलती हूँ, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं है ना होता हाँ, कि कितनी बिल्कुल। ज्यादा इंग्लिश की कोड स्विचिंग हो जाती है उसके बिल्कुल। कहानियां सुनाती भी हैं या कहानियां डालनी भी आती है आपको? नहीं, मैं डालती हूँ। अच्छा, कहाँ कहाँ? पहले तो ज्यादा डालती थी और मैं बहुत सोशल थी। अच्छा। कॉलेज के कैफेज के अंदर अक्सर बंदे लोग इकट्ठे हो जाते थे। अच्छा। हाँ, कॉलेज में बहुत अच्छा माहौल था, मैं अच्छा। किनेट से पढ़ी हूँ, वहाँ पर यूजुअली ये होता था, हम खुद भी पब्लिक स्पीकिंग में थे ना, अच्छा। तो डिबेट सर्किट के अंदर अपनी जो भी फ्रेंड्स वगैरह होती थी उनके साथ मिलके एक हमने वो टेबल के ऊपर बैठ के बस बोलना शुरू हो जाना, और फिर लोग ऐसा ऐसा खुद ही इकट्ठे हो जाते थे। तो ये दिस इज वन ऑफ माई स्किल्स, ठीक है, जिसमें आप कह सकते यानी हैं आप बंदे इकट्ठे कर लेती हैं? हाँ, बंदे इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, हमने किसी भी सियासी जमात को बंदे इकट्ठे करके और फिर आप ताकि हमारा को आएगा। नहीं, उसके अंदर मैं आपको बताती हूँ, देखिए, अगर आप मार्केटिंग को पढ़ें, जो कि एक बड़ा फॉर्मल तरीका है बंदे इकट्ठे करने के तरीके को पढ़ने का, या आप मार्केटिंग को ना पढ़ें, एक ही तरीका है, बी ओरिजिनल। आप ओरिजिनल होंगे ना, खुलूस की इतनी किल्लत है कि आप सिर्फ ओरिजिनल होके कोई बात बोलनी शुरू कर दें विद सच्चाई, ठीक है, और उसमें कोई बनावट ना हो, और ये कि आप स्टोरी के अंदाज में इसको नरेट करना शुरू करें, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से रिलेट करें, तो क्यों नहीं बंदे इकट्ठे होंगे? यही चीज तो कमी है, तो लोग इसको क्रेव करते हैं। बिल्कुल। जस्ट स्टे ओरिजिनल, और बंदे हर कोई इकट्ठे कर सकता है, बंदे इतना मुश्किल नहीं इकट्ठे। सिर्फ सामने वाले के इंटरेस्ट की बात है कि आप उसका इंटरेस्ट। हाँ, ये बात कर रहे हो। दानिया बड़े मसीह बात होती है जब डिस्कशन हो रही होती है और दो एक लोग ऐसे भी होते हैं जो आपसे इख्तलाफ करते हैं ना, तो उस पॉइंट में मुझे ज्यादा मजा आता है कि कैसे जो बात है उनके भी इंटरेस्ट को अंदर कैटर किया जाए। जैसे सबसे ज्यादा स्टोरी टेलिंग जब हो रही होती है ना बच्चों के साथ, अब उसके अंदर बच्चे डिफरेंट जगहों से आए होते हैं, और देखो स्कूल्स में ये होता है कि एक स्कूल का एक कल्चर है, सारे बच्चे एक तरीके से सोचते हैं, और एक ही करिकुलम में सबने उसी पे रहना है। स्टोरी टेलिंग में क्या होता है, हम ऑल ओवर द टाउन से बच्चे बुला लेते हैं। अब वो डाइवर्स बच्चे हैं, अब वो एक बच्चा आ गया, ठीक है, तो वो पंजाबी स्पीकिंग था, नेटिव था, तो वो किसी ग्रामर स्कूल में पढ़ता था, तो वो इतना कोई उसकी अपने कोई शायद दादा लोगों से बहुत एसोसिएशन थी और बहुत कल्चरल फैमिली थी, और मुझे उसकी बात के तरीके से पता लग रहा था कि उसके माँ बाप ने बहुत मेहनत की है। अच्छा, वो पंजाबी फैमिली का बच्चा बड़ा यवाजार होके मुझे देख रहा था, क्योंकि मैं कहानी सुना रही थी, मैंने कहा ये कान में दरिया घुस गया, और ये पोदने ने पोदनी से कहा अच्छा मैं लगी हूँ, तो वो बच्चा ना ऐसे दे रहा है, तो कहता है ऐसे नहीं होता, मैं के भी पोदना दरिया, वो मैं फिक्शन बता रही हूँ ना, उसने कहा ऐसे नहीं होता। अच्छा, मैं एकदम पजल हो गई, मैंने कहा बच्चे ने मेरे पूरे फिक्शनल एक्सपीरियंस को नो कह दिया, इसको क्या करना है? मैंने कहा अच्छा आप बताओ कैसे होता है, ठीक है। अब यूजुअली हमें ये रिकमेंडेड होता है कि अगर कोई बच्चा इख्तलाफ कर रहा है, बोल रहा है, तो आप क्लास में उसको डिसिप्लिन करा देना, डिसिप्लिन कराना होता है। मैंने कहा अच्छा आप अब हमें, मैंने कहा आपका नाम क्या? उसने जो भी नाम मुझे बताया, मैंने कहा आप हमें ये बताएंगे कि ये किस तरह होता है। उसने वही कहानी, वो जो पोदना पोदनी की फेमस स्टोरी है, उसने वो पंजाबी में सुनानी शुरू कर, ठीक है। अब टीचर्स परेशान और शर्मिंदा, लेकिन वो पॉइंट था जहां पर बच्चे की सेल्फ एस्टीम या बननी थी या सारी ठीक है। मैंने कहा सारे गिव इट अ बैकग्राउंड। उसके बाद मुझे उस स्कूल के अंदर शो नहीं मिला बट मुझे ये बात याद है कि उस दिन उस बच्चे की सेल्फ एस्टीम और जितना मेरे बस में था, और मैंने फिर स्कूल्स में शो नहीं मैं कर पाती। एक दफा ये मेरा खूबसूरत लफ्ज इस किताब के अंदर है, खुरपा। खुरपा स्पेड को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वो एक इसी तरह अनदर ग्रामर स्कूल, वेरी फेमस, वेरी रेनाउंड, मैं वहां पर गई स्टोरी टेलिंग करने। वहां पर मैंने कहा अच्छा बच्चों, तो फिर क्या हुआ कि जमीन के ऊपर से खुरपे की आवाज आई। तो टीचर कहती है खुरपा, व्हाट इज खुरपा? अच्छा, मैंने उनको इशारा किया कि स्टोरी के फ्लो ना, तो आप चुप कर। हाँ, मैंने कहा मतलब मैंने फर्स्ट इशारा किया कि फ्लो ना तोड़े ना, तो मैंने कहा, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे उनको डिसेंटली करके मैंने कहा अच्छा खुरपे की आवाज कैसी होती है? खुप
अच्छा आपको पता है बच्चों खुरपा क्या होता है? जिससे मट्टी खोदते हैं। और मट्टी किससे खोदते हैं किसी को पता है? किसी अच्छा बच्चों ने किसी टीचर ने कहा स्पेड से। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा जी स्पेड से खोदते हैं। और स्पेड को हम उर्दू में, क्योंकि वो उर्दू स्टोरी टेलिंग सेशन था ना, मैंने कहा उसको खुरपा कहते हैं। टीचर ने कहा एक सेकंड, कहती है मैडम आप प्लीज ये वर्ड ना बोले। मैंने कहा मेरे पास पूरी टीम थी मेरे साथ, मैंने कहा क्यों ना बोलूं मैं? मैंने कहा खुरपा स्पेड को कहते हैं, ये जरूरी है। तो वो कहते हैं कि बच्चे अजीब अल्फाज घर जाकर बोलते हैं तो पेरेंट्स शिकायत करते हैं। मैंने कहा खुरपा अजीब अजीब कैसे हो गया? खुरपा उर्दू का लफ्ज है, अजीब नहीं है। कहती है आप स्पेड बोल देना। मैंने कहा उर्दू कहानी के अंदर कैसे मैं स्पेड बोल दूं? और मेरी कहानी के अंदर ये बड़ा विद कॉन्फिडेंस ये वर्ड है। नहीं इसमें अजीब तो कुछ भी नहीं है, उर्दू का लफ्ज है। हाँ लेकिन वो लेकिन इस तरह के नाम ऐसा में तो मैं जॉर्ज तो नहीं रख सकता, नाम ऐसा नहीं है। तो ये कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे मुझे ये वो है, ये डीमोटिवेटिंग एक्सपीरियंस नहीं होता? मुझे तो लगता है ये ज्यादा मोटिवेटिंग है कि बंदे को और करेज मिलती है कि अब तो मैं करके ही रहूंगा। पता है डिमोटिवेशन एक बहुत सीवियर वर्ड है, ठीक है? वो जब आपने कोई एडवोकेसी करनी हो ना तो डिमोटिवेशन यू कैन नॉट अफोर्ड, ठीक है? मैं तो उसको डिमोटिवेशन को करीब नहीं आने देती, लेकिन उदासी बहुत होती है कि यार तुम मतलब शी वाज जस्ट अ टीचर, ठीक है? बट ऑफ कोर्स शी वाज हरसेल्फ, शी वाज ट्रेन्ड बाय अ कंप्लीट सिस्टम। हाँ सिस्टम ने ऐसे तैयार किया वालों को। और ये कि वो अगर बोल रही थी मुझे कि आप स्पेड ना बोले तो उसको कोई प्रेशर होगा तो वो बोल रही थी ना। तो ये क्या सोच है जिसने मतलब हमसे हमारे अल्फाज वो मुझसे, मुझे लगा किसी ने मेरी उर्दू के ऊपर हाथ डाला है। और मेरे प्रॉपर मुझे तकलीफ हुई और मैंने खुरपे के साथ ही पूरा स्टोरी सेशन किया। और उसके बाद फिर मैंने नहीं किया, मुझे लगता है हम पता नहीं कॉम्प्लेक्स के बस मारे हुए लोग हैं। खैर तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और तुम्हें करते रहना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ व्हाट पीपल से। अब मुझे ये बताओ कि जिंदगी में किसी को मारा हो, खुल के मारा हो? यार ये तो ऑब्वियस ही बात है ना, एक मतलब ऑब्वियस कैसे? तुमने पहले अंदाजा लगा के हमारा लोग बंदे मारती है। शायद उनका नाम भी ऐसा है, मारा ही होगा कोई। बताओ क्यों मारा, किसको मारा? जो खुशी से बहन भाई में लड़ाइयां तो होती रहती हैं, तो बस वही बहन भाई को ही मारा। उसके अलावा भी लोगों को मारा होगा। तुमको कैसे लग रहा है तुम लोगों को मारती हो? एकदम वो गले बहुत पड़ गया था तो वो फिर मुझे बताने में मजा नहीं आया। वो एक तंग करता था, वो एकेडमी में एक बॉय था, ठीक है? तो वो मैं बड़ी कॉन्फिडेंट सी थी, तो वो लड़की जैसे प्रोमिनेंट हो जाती हूँ तो मैं प्रोमिनेंट सी थी। तो वो उस मतलब उसने इस तरह बोला, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन उसने नहीं, हम सिर्फ ये था एक लड़कियों की कैंटीन का टाइम था, एक लड़कों की। अब जब लड़कियों की टाइम था तो फिर वो क्या कर रहा था वहां पे, तो उसने फिर पता नहीं मतलब जो स्टूपिड ऐसे उसने कुछ बोला, तो मैंने फिर एक लगाई, फिर मैंने दूसरी लगाई। अब वो और मैं तब आपको मजा आना शुरू हो गया? नहीं इतना ही किया, मुझे लग रहा था ये इनफ होएगा, लेकिन फिर उसके बाद काफी ज्यादा मतलब वो चीज बड़ी उसमें चली गई कि क्यों लड़की ने हाथ उठाया, क्यों मारा, पर वो मुझे तंग कर रहा था। लेकिन ऑफ कोर्स अब अवेयरनेसेस तो आ रही हैं, लेकिन तब तो ये चीज समझी नहीं। आप कोई तंग करे तो क्या करती? नहीं मैं तंग नहीं हूँ। नहीं कोई और करे, कोई इनबॉक्स में आ जाए कोई, और मेरे पास टाइम ही नहीं होता तंग होने का। मुझे नहीं लगता कि वो, तो खैर मुझे लगता है कि मेरा खुद भी बचपना था, मुझे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एकेडमीज में, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। तो अब नहीं अच्छा किया तुमने, आई टोटली एग्री विद यू। मैंने खुद भी लोगों को मारे काफी ऐसी हरकतों में, तो मारना चाहिए मुझे तब। हाँ मुझे यही समझ आई तब, तो सही क्या करे। अच्छा किया तुमने। अच्छा आपने कभी किसी को तंग किया हो? मैं बहुत तंग किए हैं मैं तो पता नहीं बहुत तंग किया मैंने। और मुझे वो शर्मिंदगी होती है, मुझे भी बहुत फख्र नहीं है अपनी इस बात पे, लेकिन अपने स्कूल में मैं एक बहुत ज्यादा, मैंने अपने पेरेंट्स की भी, मैं कोई बहुत फरमाबरदार बच्ची नहीं थी शुरू में। अच्छा। तो मैं चैलेंजिंग बच्चा थी। अच्छा। और मैं मतलब मैं डिफिकल्ट चाइल्ड थी, मेरे लिए खुद भी थोड़ा सा मुझे बात समझाना नहीं आती थी, तो रिबेल थी, सॉर्ट ऑफ रिबेल थी या रिबेल थी। तो फिर वो तंग ही होता है, वही तंग था। और उसके अलावा ये कि मैं खुद भी बड़ी तंग हुई थी ना, ठीक है? मैं एजुकेशन सिस्टम से हमेशा से बड़ी तंग हुई हूँ, और ना एक मैं काइनेस्थेटिक टाइप बच्चा हूँ जिसने रोल प्लेइंग के साथ सीखना है, ठीक है? शिद्दत पसंद है हमारा। हाँ मैं थी इनिशियली, मैं शिद्दत पसंद थी। अभी भी है? रिश्तों में, ताल्लुकात में?
नहीं, अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आया कि शिद्दत पसंदी की वजह से ना थोड़ा सा आप चाहे आप मोहब्बत कर रहे हो लेकिन आप सफोकेट कर देते हैं अगले को। तो मुझे उससे ये लगा कि चाहे आपकी नीयत लॉयल हो, नीयत आपकी सही हो, लेकिन अगर अगला अनकंफर्टेबल हो रहा है तो उतनी मुतावाजन रखा जाए तो वो बेहतर है। लेकिन मैं इनिशियली मैं बहुत आई ग्रोइंग अप आई वाज एक्सट्रीमिस्ट, बहुत एक्सट्रीमिस्ट थी। सबसे ज्यादा शर्मिंदा कब हुई थी? बेस्ट शर्मिंदगी एवर। इसका अच्छा जवाब मिलने वाला है। एक दफा मुझे इतना फिट क्लाइंट मिला और मेरा उनके साथ स्टोरी टेलिंग सेशन था और मेरा स्पीकर नहीं चला। मुझे वो बात शर्मिंदगी के लफ्ज से मुझे बस वही याद आती है बात। एक ये और उससे पहले जब मैं पब्लिक स्पीकिंग करती थी तो एक दफा मेरे बड़े अच्छे दिन चल रहे थे, ये भी विन कर रहे हैं वो भी विन कर रहे हैं, तो मैं बड़ी पीक पे थी अपने, जब मैं एक स्पीच भूल गई थी स्टेज पे जाकर क्योंकि मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी। ना हो जाता है, रैपिड फायर कर लेंगे। हाँ रैपिड फायर कर लेते हैं। कैमरा, लेंस, दोस्त। कौन सा वाला गाना है? उसका कर। आपका करती है क्या कहा था? मोहब्बत अच्छी है, दोस्त वो भी अच्छे हैं। बुरा। हाँ बुरा बुरा वक्त या बुरा? बुरा कौन है? मतलब तो मोहब्बत भी अच्छी है, दोस्त भी अच्छे हैं, बुरा किससे तुम्हारे साथ? झूठा। ब्रेकअप बहुत अच्छा। बहुत कितने हो? एक फेमस है बड़ा। अच्छा। वाह वाह वाह, क्या मुझे नहीं पता वैसे, मतलब बताए यार थोड़ा सा। अच्छा नहीं, आई गॉट मैरिड एंड देन आई गॉट डिवोर्स। ओके तो इससे भी फेमस है, लेकिन वो फिर अच्छा ही है अगर अच्छा है तो। नहीं ब्रेकअप, देखो ब्रेकअप को मैं 2-3 चीजें बोली, जरूरी नहीं एक तो मेरे ना एक्सपीरियंस विद ह्यूमंस बड़े डिफरेंट किस्म के, ठीक है। वो वाला हिसाब नहीं है कि उसकी बात रहने दो, उसको प्यार वैसे भी जब किसी से हो जाए बेमिसाल होता है, ऐसा कोई सीन नहीं, ठीक है। बड़ी मुश्किल से मोहब्बत होती है मुझे, ठीक है। अच्छा अब इम्प्रेस आप आसानी से नहीं होती? नहीं, मैं इम्प्रेस होती नहीं हूँ, अच्छा। ठीक है। अब हाँ, लेकिन भाड़ में जाए कुछ। लेकिन मेरे आर्टिस्ट ने मुझे इम्प्रेस किया है, जो मेरे आर्टिस्ट हैं, मतलब मैं होती भी हूँ। ट्रू क्राफ्ट की इज्जत वो जरूर करते हैं। हाँ, ट्रू क्राफ्ट आप करें, आप मेहनत करें और आप इम्प्रेस करें, क्यों नहीं होएगी। लेकिन जो ऐसी खाम बातें कर लें और फिर ओवर प्रॉमिस कर लें, इस तरह की चीजें, बहुत टाइम दिमाग खराब होता है। अच्छा अभी हम क्या बात करते थे, वो ब्रेकअप्स। देखो क्या होता है, आपकी किसी भी चीज से इमोशनल अटैचमेंट, ठीक है। अच्छा आप एक स्टेट में हैं, आप इमोशनली अटैच हो गए। अगर आप डिटैच हो रहे हैं मतलब आप ग्रो कर गए। बिल्कुल ट्रू। तो जब ग्रोथ हो गई तो खुशी की बात है, उदासी। बिल्कुल सही बात है। थोड़ी सी अनकंफर्टेबल जरूर है ग्रोथ, लेकिन भुलाना पड़ता ही नहीं। आपको लगता है जब आपको नई चीजें मिलती हैं, आप कहते हैं यार ये क्या। हाँ, लेकिन इंसानों के साथ इसीलिए क्योंकि मेरा ग्रोथ का कॉन्सेप्ट इतना फास्ट है, इसीलिए मैं इंसानों के साथ वाले ब्रेकअप को टोटली डिफरेंट लेती हूँ। और उसमें भी ये है कि इंसानों के साथ मोहब्बत के ताल्लुक से ज्यादा बेहतर मुझे सच्चाई का और एतमाद का ताल्लुक बेहतर लगता है। गुड। अच्छा हमारा एक्टर भी है, कहती है मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, सिंगर भी बहुत अच्छी हूँ, स्टोरी टेलर भी है। हमारा आज से 10-15 साल बाद कैसे फेमस होना चाहती है, किस कैटेगरी में फेमस होना चाहती है? मैं फेमस नहीं होना चाहती, मैं अपने काम को जरूर एक स्टेज पे पहुंचाना चाहती हूँ। मेरा काम मतलब मैं पहुंच गया तो फिर फेम खुद ही आ जाएगा। नहीं, डायरेक्टर स्क्रीन के पीछे जो लोग होते हैं उनको नहीं जानता कोई, जरूरी नहीं है। फेमस एक्चुअली मैं हो चुकी हुई हूँ। मैं बचपन में जब पब्लिक स्पीकिंग करती थी तो मुझे मेरे सर्कल में जो छोटा सा सर्कल था मेरा, उसमें हर कोई मुझे जानता था। मैं जहाँ चलना शुरू करती थी बहुत ज्यादा लोग मिलने शुरू हो जाते थे। कॉलेज भी हमारा नहीं हो सकता है नहीं, लेकिन ये कि एवरीबॉडी जस्ट न्यू मी, ठीक है, मेरे छोटे से सर्कल में। तो मेरे लिए वो जो फेम का कॉन्सेप्ट है ना, वो मैंने एंजॉय कर लिया। हालांकि वो वाला फेम भी नहीं था, ठीक है, लेकिन वो मैंने एंजॉय कर लिया। तो मुझे ये लगता है इसमें बहुत टाइम ज़ाया होता है और मेरा इसलिए मुझे फेम की वो जो फैंटेसी है वो इतनी नहीं है। अब मुझे ज़्यादा काम का शौक है और काम में ये है कि अब देखो ना, अगर फेमस आप हो जाए और आप पार्टियों में जाना भी, फेम की एक प्रॉपर डिमांड है, उसकी मेंटेनेंस है, आप उसमें जाना भी शुरू कर दें, आप सोशल अपनी प्रेजेंस को आप यस करना शुरू कर दें, तो जो तन्हाई में क्रिएटिविटी बिल्ड होनी है वो किस टाइम में होगी। और मुझे तो बहुत साइलेंस चाहिए अपने काम के लिए। गुड, तो ये सिचुएशन है इसके। कुछ सुनाए गाना फिर भी। हाँ गाना सुनाओ। कुछ भी मजेदार। अभी ना जाओ छोड़ कर
के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़कर, के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा संभल तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं, नहीं 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 नहीं, ये दिल अभी भरा नहीं। वाह 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 यार, वाह, वाकई बहुत अच्छी आवाज है। वाह। वाह। हमारा शाह का फेवरेट शायर कौन है अपने अलावा? नहीं, मैं अपनी बिल्कुल फेवरेट शायर नहीं हूँ, मुझे शायरी की स्किल है, बहरों का समझ है, लेकिन मैं करती नहीं हूँ शायरी। और मेरा फेवरेट शायर मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे किसी का कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी अच्छा लगता है और किसी का मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाइल छुपाना चाह रही है, मैं नहीं बता सकती। तो वो मैं, हाँ, तो इसलिए ये कि मैं कोई एक को मैं एज अ होलिस्टिकली फॉलो करंट एरा में बता दो कोई दो बंदे जो तुम्हारी हाँ, नजर में अच्छे current शायर era। नहीं, मैं करंट एरा की पोइट्री नहीं पढ़ती। अच्छा अच्छा, क्या कोई आपको हाँ। कोई मसला? मुझे ऐसा? गालिब का स्टाइल पसंद है, ठीक है, हम्म। और मुझे यही अल्लामा इकबाल का स्टाइल पसंद है, ठीक है। तो फेवरेट शेर सुनाया अपना भी? अपना वैसे अपना तो आपने सुनाना ही है, वो नहीं हम सेगमेंट नहीं नहीं, अपना फेवरेट शेर, हाँ फेवरेट शेर जो आपको बहुत पसंद है। खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनूं में फिरते हैं हमारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। आप अपना सुनाए। मेरा तो फिर बच्चों वाला है, लेकिन हाँ, मेरी तुम उसके अलावा भी तो शायरी करती हो ना, बच्चों की शायरी के अलावा भी? तो वो तो सेल्फ सुना दो खैर। मैं आपको यहाँ पर अपनी एक खाला की पोइट्री सुनाती हूँ, ठीक है। अच्छा, और मुझे मेरी खाला की पोइट्री, वो मेरी बुक की प्रूफ रीडिंग इन्होंने किया है, और मेरा उनके साथ बहुत ज़्यादा अदबी ताल्लुक है। उनका नाम नसरीन सहरेशम की एक किताब भी है, तो मैं उनकी पोइट्री सुनाती हूँ आपको। और रोमानवी सुनाऊँ या मैं आपको वैसे जो आप पसंद करें, रोमानवी अच्छा, सुनाओ। उनकी एक है शादी की पहली सालगिरह उनकी नज्म है, और वो है, बात सुनो तुम आज जरा कुछ शाम को जल्दी घर आ जाना, बात सुनो तुम आज जरा कुछ शाम को जल्दी घर आ जाना, मेरे लिए कुछ महके गजरे, कांच की चूड़ी, धानी आंचल, रंग हिना के फूल वफाके, इसके अलावा जो तुम चाहो। वाह वाह। यानी अपने सांस में महकी शोक सी गर्मी, आखिर में कोई प्यार लुटाता चंचल जुमला संग ले आना, क्योंकि साजन आज मेरा दिल बाम सजाती धूम मनाती खुशियों के संग झूम रहा है, तुमको शायद याद नहीं है आज हमारे प्यार की पहली सालगिरह है। वाह 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 वाह। और ये उन्होंने भी अभी पब्लिश नहीं की, तो मैं उनको क्रेडिट देना चाहूंगी कि सैयदा नसरीन सहरिश की ये नज़्म है, वाह वाह, और बहुत खूबसूरत स्टाइल है Exclusive for उनका, the Gari। बहुत खूबसूरत। और एक उन्होंने 1 मई जो लेबर्स डे है उसके ऊपर लिखी है, और बड़ी काटदार किस्म की उसमें लैंग्वेज है, तो मुझे वो 4-6 लाइनें मुझे बहुत पसंद है। वो है, सहना सकी गुर्बत की मारी जब गुर्बत की धूप,
ये जो छाबड़ियाँ लगा के फुटपाथ पे बैठी हैं ख्वातीन, उनके लिए कि सहना सकी गुर्बत की मारी, जब गुर्बत की धूप, सड़क किनारे ला रखा फिर अपना सुंदर रूप, आंखें बेची सपने बेचे, बेचा दिल का माल, पेट का ईंधन भरते भरते हो गई खुद कंगाल। तो ये 1 मई पर मैं 8th क्लास में थी, मैंने फर्स्ट टाइम ये याद की थी, मैंने इस पे पोस्टर बनाया और मैं ये लाइक दीज आर फ्यू पोएट्रीज दैट आई हैव लिव्ड विद। एक अहम सवाल इस नशिस्त का खुलासा जो सवाल है वो मैं से करने जा रहा हूँ, कि बिल्कुल नहीं पता इस सवाल का, एक सरप्राइज होगा इनके लिए। और सवाल ये है कि लोगों को शादी करनी चाहिए, मशवरा क्या है आपका? हाँ, शादी इनको करनी चाहिए। उनको शादी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जब आपकी इमोशनल लाइफ सेट होती है, उधर देखें सबको पता है, जब आपकी इमोशनल लाइफ सेट होती है तो उसके बाद आपकी क्रिएटिविटी का सफर शुरू होता है। आपकी शादी होने का, हाँ जी, आपका उर्दू वाला बिल्कुल। हमारे यहाँ शादी को लेके बहुत ज्यादा जोक्स होते हैं, हमारे यहाँ ज़वाजी मसाइल को इतना ज्यादा ह्यूमर के अंदर जो है ना वो प्रेजेंट किया जाता है कि हम ऐसे शादी एक लतीफ़ा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि शादी इंतहाई संजीदा फैसला और एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसने आपको डिसाइड करना है कि आपने ज़िंदगी के विक्टिम बनना है या आपने अपने जो चीज़ आपको विक्टिम बना रही है आपने उसका कंट्रोल लेना है। तो अगर आप शादी करते हैं राइट टाइम के ऊपर, राइट टाइम का मतलब ये है कि कॉन्शियसनेस के साथ, आप ना समझे कि एज गुजर रही है, आप ना समझे कि एज आके जा चुकी है या नहीं आई। आपको अगर ये अवेयरनेस हो चुकी है कि आपने जिंदगी में क्रिएटिविटी का सफर शुरू करना है, आपने उस साइड के ऊपर जाना है जहां पर आपको वाकई कुछ करना है। अगर तो आपने सोते हुए जिंदगी गुजारनी है फिर तो मसला ही कोई नहीं है ना, फिर तो आप चलते रहे। लेकिन अगर आपने जिंदगी में कुछ करना है तो चीजों को जगह पे रखना बहुत जरूरी है। तो शादी और अपने इमोशंस की एक प्रॉपर डिफाइंड एक जो स्पेस है, ठीक है, उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मेरा अपना नजरिया है, मैं खुद भी शादीशुदा हूँ तो मैं अपने तजर्बे से भी बता सकती हूँ। और शादी कैसी होनी चाहिए, मर्जी की होनी चाहिए या किसी और की मर्जी की? नहीं, आपकी जो समझ है उसके मुताबिक आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कौन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप कौन है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो आप हैं उसको हैंडल करने के लिए अगला बंदा कौन है, ठीक है। अब आपके पेरेंट्स आपको बचपन वाला बच्चा जानते हैं, ठीक है, या हो सकता है कि कुछ अपडेटेड पेरेंट्स भी हो, मतलब उनको डिफरेंट वर्जन में, या तो आपकी पेरेंट्स के साथ एक्सट्रीम कम्युनिकेशन होनी चाहिए जो कि नहीं होती। अगर आप करना चाहते हैं कि भी पेरेंट्स की ही मर्जी से करनी है तो फिर आप अपना सेल्फ, अपना वर्जन उनको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करें, बिल्कुल अपना नैरेटिव जरूर दें उनको। लेकिन जो चैलेंजेस इसके अंदर आ सकते हैं वो ये होते हैं कि समटाइम्स पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते आपको कि आप अपडेटेड किस किस्म के हैं, वो चाहते हैं कि आप उन्हीं की रवायात को फॉलो करें। हमारा की शादी मर्जी, मेरी एक शादी मर्जी की थी और एक शादी जो मेरे हस्बैंड उनकी तरफ से बहुत ज्यादा पसंद की थी, और इनफैक्ट वो मेरी सास की और मेरी मोहब्बत की स्टोरी है। तो मेरी सास एक बहुत अजीम बंदियां, तो उनको मैं बहुत ज्यादा पसंद थी। तो हस्बैंड तो बीच में कहीं आ गए, तो असल में ये एक अनोखी अच्छा, ये जो तुम शादी करने के लोगों को मशवरे दे रही हो, सिर्फ एक क्वेश्चन है तुम्हारी कुछ बात से मुझे याद आया कि लाजमी तो नहीं हर बंदे की शादी सक्सेसफुल हो, तो फिर वो अपने क्रिएटिव सफर के साथ किस तरह आगे मूव करेगा? अक्सर होता है कि शादी नाकाम होती है, क्रिएटिव सफर शुरू होता है। कोशिश तो ये करें, देखिए जब आप सोच के करेंगे बहुत चांसेस है कि शादी सही होगी, लेट से नहीं होती, तो उसका ताल्लुक शादी से नहीं है, उसका ताल्लुक ये कि आप सेटबैक को कैसे लेते हैं। सेटबैक बिजनेस में भी आ जाता है, अब बिजनेस ना करें, अब जॉब में आ जाता है, बॉस नहीं आपको अच्छा मिलता, अब आप जॉब ना करें, बैठ के घर पे बैठ जाओ। हाँ, मैं तो कर चुकी हूँ, ऑफ कोर्स मैं दोबारा करने का इरादा भी नहीं है, लोगों के लिए पूछ रही हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब भी आप, शादी एक अलग चीज है, आप कोई भी स्टेप लें, बिजनेस है, जॉब है, कोई भी चीज है, आप स्टेप लेने लगे हैं तो आप सेटबैक के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर रखें, ठीक है। कोई भी चीज फेल हो जाती है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसे करेंगे। अच्छा, हमारा लास्ट में तुम हमें अपनी बुक में से कुछ कंटेंट सुना दो ताकि पता चले तुम क्या करती हो आखिर। अच्छा, मैं आपको सुना देती हूँ। अच्छा, किताब में जितने एडिट्स हुए हैं इसके तो फिर अब तो याद ही होनी है। किताब का नाम है गजरूका का सवाल, और जो गजरूका है वो अपने गाजर दादा से पूछता है 4 सवाल, ठीक है। वो पूछता है मैं कौन हूँ, मुझे किसने बनाया, मुझे पैदा करने का क्या मकसद है। वो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस जिससे हर बच्चा, हर बड़ा, हर कोई गुजरता है, ठीक है। ये किताब का बुनियादी तारीफ है। अच्छा, होता क्या है कि जमीन के अंदर बीज जो है वो बड़े होके अब छोटे नन्ही मुन्नी गाजरें बन चुके हैं, ठीक है। एक फिक्शन स्टोरी है, जमीन के नीचे गाजरों का जहान आबाद है, कैरेटोपिया, ठीक है। अच्छा, कैरेटोपिया के अंदर
एक दिन गाजरों को जमीन के ऊपर से आवाज आती है, खूब 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 खुरपे की आवाज आती है, ठीक है, कोई चीज खोद रहा है ऊपर से। तो गाजरें भागी भागी डर के हैरान होकर गाजर दादा के पास आती है और पूछती है, गाजर दादा ये कैसी आवाजें हैं? तो गाजर दादा कहते हैं, खुरपा लेकर मिट्टी खोदें और उसको उछाले तो ठंडी ठंडी मिट्टी अंदर से फिर खोद निकालें तो पहले मिट्टी नरम करें फिर बीज को इसमें बोते हैं, यूं ही जब इंसान करें तो पौधे पैदा होते हैं।